हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। और हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप लोग साथ साथ आंसर कीजिए, क्योंकि आपकी जो आंसरिंग की स्किल्स होती हैं ये बहुत इंप्रूव होती हैं अगर आप रेगुलर रहते हैं क्वेश्चंस के आंसर करने में। ये आपको अभी दिखाई नहीं देगी, आपको सुनाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप पेपर करने बैठेंगे एक्चुअल में अपना, तो आप देखेंगे कितना आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो शुरुआती शिक्षक, जो शुरुआत के शिक्षक होते हैं, जो नई नई जॉब लगते हैं, या फिर जो बिगिनिंग टीचर्स होते हैं जैसे आप लोग हैं, की सफलता के लिए अंतर्निहित है, उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो बताइए क्या होगा। His personality and ability to relate to the class, आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी ऐसी काबिलियत, आपकी क्षमता कि आप क्लास से रिलेट कर पाए। एटीट्यूड या आउटलुक ऑन लाइफ, आपका क्या एटीट्यूड है, क्या लाइफ के प्रति आपका दृष्टिकोण है उस पर। हिज वर्बल फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, मतलब आपकी मौखिक सुविधा कैसी है और संगठनात्मक क्षमता आपकी कितनी है कि आप कितना संगठन में लेकर चल सकते हैं लोगों को, ये वाली चीज। आपकी स्कॉलरशिप और आपकी मानसिक एबिलिटीज यानी कि बौद्धिक क्षमताएं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी ही कहीं ना कहीं होती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है वो आपको बताना है। कोई भी टीचर जब बनता है तो उसमें बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ एक स्किल से हमारे अंदर काम नहीं चलता है। अगर आपको टीचर बनना है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि बिगिनिंग टीचर हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एबिलिटी कि आप कितना क्लास से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपनी क्लास से जुड़ना है। जिसको भी आप पढ़ाएंगे, जिन भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप उन बच्चों से अपने आप को रिलेट कर पाए। अगर आप पहले ही जाकर उनसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, अपने ही में रहेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। एक थोड़ा सा शुरू का बॉन्ड बनाना पड़ता है, थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक अच्छे व्यक्तित्व का और अपना उनसे संबंधित होने की क्षमता जो है वो दर्शानी आपको बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन यही कहूंगी कि सारे ऑप्शन गलत नहीं होते हमेशा, लेकिन हमें कुछ सही में से ज्यादा सही को चुनना होता है कई बार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ फेलियर इन बिगिनिंग टीचर्स लाइज इन द एरिया ऑफ। तो सबसे ज्यादा फेलियर क्यों होता है बिगिनिंग टीचर्स के लिए, वो कौन से एरिया में झलकता है कि अगर आप शुरुआत में शिक्षक बने हैं और यहाँ पर जो है आपको विफलता मिल जाती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। एक जनरल कल्चर यानी कि जो सामान्य संस्कृति चली आ रही है वही होती है। जनरल स्कॉलरशिप यानी कि सामान्य छात्रवृत्ति। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड कि आपका विषय वस्तु का जो पृष्ठभूमि है वो अच्छी नहीं है, या फिर आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर आपके पारस्परिक संबंध कैसे हैं। तो देखिए ये सब चीजें तो थोड़ी बाहरी हैं, है ना। जनरल कल्चर जो होता है, या स्कॉलरशिप हो गया, सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड हो गया। सब्जेक्ट मैटर पर आपको कमांड जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ भी आ जाती है। कई बार हमें सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है लेकिन हम पढ़ाना नहीं जानते हैं, तो भी फायदा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन बिगिनिंग टीचर्स की बात हो रही है। तो आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, यानी कि आपके अंतर्व्यक्तिक संबंध कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पारस्परिक संबंध। ये संबंध आपको हर किसी से बनाने होंगे। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स के साथ बनाना पड़ेगा एक अच्छा बॉन्ड। आपको उनके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को उनको समझाना पड़ेगा। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनके इमोशंस को हैंडल कर पाओ, उनकी फीलिंग्स को हैंडल कर पाओ, उनके इंटरेस्ट को, उनके एटीट्यूड्स को आप हैंडल कर पाओ। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है जब स्टार्टिंग में आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर बाकी चीजों को देखेंगे तो ठीक है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बताना था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड द इनइफेक्टिव टीचर। ठीक है, ये थोड़ा सा द एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सी मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज एन इफेक्टिव टीचर। अगर आपको इफेक्टिव टीचर बनना है तो इनमें से कौन से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन हो सकती है। तो एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्ड्स, मतलब मानकों पर जोर देना। एम्फेसिस अपॉन पीपल डिस्कशन इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्रुप गोल्स, या फिर समूह लक्ष्यों के स्पष्टीकरण में विद्यार्थियों की जो चर्चा होती है उस पर आप जोर देंगे। एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन, या फिर तत्काल स्थिति के नियंत्रण पर जोर कि जो भी एक्चुअल में सिचुएशन चल रही है, इमीडिएट सिचुएशन है, तो उस पर उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या रिफ्यूजल टू हेल्प चिल्ड्रन अंटिल दे हैव हेल्प देमसेल्फ। तो आप तब तक मना करते रहेंगे बच्चे को जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करते हैं। तो आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करना हो करो, वो वाली एक चीज आती है ना। तो इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या आपको करना चाहिए, ये क्वेश्चन है।
सिर्फ मानकों पर चलेंगे तो भाई टीचिंग नहीं हो सकती है ना। सिर्फ मानकों के हिसाब से चलते रहेंगे, ये स्टैंडर्ड टीचर का होना चाहिए, टीचर को जाके वहां पे खड़ा होना चाहिए, टीचर को एक लेक्चर देना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इन सब चीजों से ज्यादा आपका इफेक्टिवनेस जो है दिखेगी नहीं टीचिंग की। पीपल डिस्कशन इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्रुप गोल्स, तो ये आप मतलब बच्चों के, विद्यार्थियों की चर्चा पर ही जोर देंगे, उनके चर्चा के जो समूह लक्ष्यों के स्पष्टीकरण में विद्यार्थियों की चर्चा पर जोर। ग्रुप गोल्स जो होते हैं उसमें जो बच्चों का डिस्कशन होता है उसके ऊपर आप उसकी क्लैरिफिकेशन पर जोर देंगे। या नेक्स्ट है इमीडिएट सिचुएशन को कंट्रोल करोगे। देखो अब ये लास्ट वाला भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये है कि आप बच्चों को रिफ्यूज ही करते जाएंगे, नहीं तुम अपने आप करो अपनी हेल्प, उसके बाद मैं करूंगा, तो ये एटीट्यूड भी सही नहीं होता है। अब इनमें से बी और सी में से देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहां पर क्या है, सी में इमीडिएट सिचुएशन, जो भी आपकी तत्कालीन सिचुएशन होगी आप उसको नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली टीचर की इफेक्टिवनेस यही आती है। आपके सामने अचानक से कुछ भी हो गया, एक बच्चे को चोट लग गई, दो बच्चों का झगड़ा हो गया, या कुछ भी हो गया, एक बच्चे ने अचानक से कोई सवाल पूछ लिया, आप इमीडिएट सिचुएशंस को कितना हैंडल कर सकते हो, ये आपके टीचिंग स्किल्स पर बहुत डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर भी केवल ग्रुप गोल्स की बात की गई है, जहां पर पीपल डिस्कशन पर जोर है, तो एक ये अकेला स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता है टीचर के इफेक्टिव होने का। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही बैठता है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट अफेक्टेड थ्रू, यानी कि बच्चों की अधिकतम आत्म प्राप्ति के लिए शिक्षकों का जो प्रमुख योगदान है वो कहां होता है सबसे अच्छा, कि कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द चाइल्ड्स नीड्स, ठीक है। फिर है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, कि आप क्लासरूम एक्टिविटीज में बहुत ही आपका ज्यादा कंट्रोल हो, स्ट्रिक्टली, वही ना, बिल्कुल प्योर डिसिप्लिन में। उसके बाद है आपको सेंसिटिव होना है पीपल की नीड्स के प्रति, गोल्स के प्रति, उनके पर्पस के प्रति। या फिर स्ट्रिक्ट रिइंफोर्समेंट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, या फिर आप जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ठीक है हमारा इतनी % आने चाहिए, ये हमारा ये हिसाब होना चाहिए, ये एक्टिविटी इसी तरीके से होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आपके सेट हो जाते हैं, उन्हीं पर जोर है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, आप लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर आई होप कि सबने बेटर ही दिया होगा। तो यहां पर क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर भी है बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराना है, ठीक है, कि अधिकतम आत्म प्राप्ति के लिए शिक्षकों का प्रमुख योगदान, कि बच्चे खुद से भी कुछ फील करें ना कि हाँ भाई, तो आपको सेंसिटिव रहना है बच्चों की नीड्स के प्रति, गोल्स के प्रति, उनके पर्पस के प्रति। और अगेन यहां पर आपको उनको गाइड करना है, आपको यहां पर उनको फैसिलिटेट करना है, आपको एज अ फैसिलिटेटर रोल निभाना है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहां बात होगी। स्ट्रिक्ट कंट्रोल से कुछ नहीं होगा, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट से कुछ नहीं होगा। और कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ चाइल्ड, अगर लगातार आप जो है बच्चे की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहेंगे तो बच्चे यहां पर सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं महसूस करेंगे। अगर आप लगे रहेंगे उनकी पूरी नीड्स को पूरा करने में, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे खुद कुछ सोचने समझने का, तो उसमें भी काम नहीं चलेगा, है ना। कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए कुछ भी चीजें, आपको वेरिएशंस लाने पड़ेंगे अपनी टीचिंग में। तो यहां पर है कि आपको सेंसिटिव रहना है उनकी नीड्स, गोल्स और पर्पस के प्रति, और फिर उनको गाइड करना है ना, इस तरीके से। ये नहीं है कि आप खुद ही फुलफिल करने की कोशिश करते जाएंगे लगातार उनकी नीड्स को, क्योंकि बच्चों की सारी नीड्स भी फुलफिल करने लायक नहीं होती है। नेक्स्ट है, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस लार्जली बिकॉज। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर। इसमें बेसिकली यही पूछा गया है कि जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है, कई बार उसमें उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें कई बार कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में जो कन्फ्लिक्ट्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, इसकी बेसिक रीजंस क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब देखो, मिसकंसेप्शन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि कुछ भ्रम हो जाते हैं, गलत फहमियां हो जाती हैं, तो इसका आपको बताना है। The problems encountered in teaching call for subjectivity of interpretation, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो टीचिंग में, उन सब में सब्जेक्टिविटी चाहिए होती है। जो भी आप इंटरप्रेट करते हैं किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज को, तो उसमें सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जिसकी भी आप व्याख्या करते हैं जिस भी प्रॉब्लम की या सिचुएशन की, तो उसमें सब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए ये मिसकंसेप्शंस होते हैं। देयर आर नो बेस्ट टीचिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, कोई बेस्ट टीचिंग मेथड्स और प्रोसीजर्स है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो गलत होगा बिल्कुल, मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, या फिर शिक्षण में सामने आई समस्या जो होती है कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। एजुकेशन हैज फर्स्ट टू बी प्रैक्टिकल एंड ओनली सेकेंडरली टू बी साइंटिफिक। देखो अब इसका आंसर समझाती हूँ आपको क्या है।
यहाँ पर ये थर्ड बी ऑप्शन तो मैं काट ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देयर आर टू वर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में होता है कि जब आपके पास एक ही सटीक चीज होती है, ना आप इधर की देखते हैं ना आप उधर की, आप एक सटीक चीज को बोलते हैं, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, नो बायसनेस ऑफ थॉट्स, उसमें वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या होती है? जब आप अपना पर्सनल व्यू भी देते हैं, है ना, अपनी खुद के व्यू आप देना शुरू कर देते हैं, तो एक सब्जेक्टिव वो होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इससे प्रॉब्लम्स नहीं होती है सब्जेक्टिविटी से। अगर आप सब्जेक्टिविटी के साथ अप्रोच के साथ नहीं चलेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ ही चलेंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स एजुकेशन की सॉल्व नहीं होती है। कई बार हमें बहुत सारे आइडियाज की, बहुत सारे वेरिएशंस की जरूरत होती है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब बात आ गई सी और डी में, तो देखो ये है कि एजुकेशन हैज टू बी प्रैक्टिकल एंड ओनली सेकेंडरी टू बी साइंटिफिक। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, साइंटिफिक होना भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ व्यवहारिक पर जा रहे हैं, लेकिन हर चीज जो व्यवहार में है वो जरूरी नहीं वो सही है, तो साइंटिफिकली हमें उसको टेस्ट करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम, मिसकंसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन था। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों होगा? कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है टीचिंग में, वो सब पे कठोर रूप से आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं लगा पाते हो। ये बात बिल्कुल सच है। हम साइंटिफिक थिंकिंग चाहते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग चाहते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आ जाती है कि आप उन चीजों, उसमें जब आप एक्सपेरिमेंट्स पर या साइंटिफिक थिंकिंग पर जाते हैं, तो आप काफी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग में या साइंटिफिक जब चीजें करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल चीजें हम करते हैं, तो हमें कई चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है। एजुकेशन की प्रॉब्लम यह है कि यहां पर कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कई बार एज इट इज वो इमीडिएट प्रॉब्लम वाली चीज थी ना, तो कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो मतलब एक चीज को करके आप बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपका पहले वाला सोल्यूशन वहां पर अप्लाई हो। तो एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट एक थियरी आपने पढ़ी, कुछ सिद्धांत लगाए, कुछ चीजों पर आपने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचर होता है, उनके अपने पर्सनल बायसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हर जगह आपको साइंटिफिक मतलब हर समस्या के लिए जाकर आप कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसकंसेप्शंस रह जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एजुकेशन। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड की एजुकेशन में, वो क्या है, ये आपको बताना है। इट्स आइसोलेशन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ वन आफ्टर द अदर फैक्टर इनहेरेंट इन टोटल सिचुएशन, यानी कि मतलब इसकी जो स्थिति होती है उसमें निहित अन्य कारकों के बाद एक के प्रभाव से इसका अलगाव। इट्स सेंटर ऑफ रेलिवेंट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, यानी कि प्रासंगिक बाहरी कारकों का इसका केंद्र। एंड इट्स कंप्लीट एनालिसिस, इसका पूर्ण विश्लेषण, और द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स आउटकम्स टू रिलेटिवली अनलिमिटेड पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझना, थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस हैं, जरूर मैं मानती हूँ, थोड़े मुश्किल भी हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की हमें जरूरत है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पूछी है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड की, कि एजुकेशन में इसका क्या, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप अगर ऑप्शंस पढ़ेंगे तो पहला है कि इसकी आइसोलेशन होती है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ वन आफ्टर द अदर फैक्टर इनहेरेंट इन टोटल सिचुएशन, यानी कि टोटल सिचुएशन, जो भी एक कुल स्थिति है आपके पास, ये कल नहीं कुल स्थिति है, कुल स्थिति में जितने भी अन्य निहित कारक हैं, मतलब एक के बाद एक के प्रभाव से इसका अलगाव हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, कई बार रिलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सिचुएशन में एक को अलग कर दिया, एक फैक्टर है उसको अलग, उसको अलग, उसको अलग, तो बहुत सारे रिलेटेड भी होते हैं, अगर हम टोटल सिचुएशंस को देखें तो हर बार आइसोलेशन की सिचुएशन नहीं होती है। इसकी इट्स सेंटर ऑफ रेलेवेंट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, या फिर प्रासंगिक जो बाहरी कारकों का इसका केंद्र है, तो मतलब रेलिवेंट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स का सेंटर हो जाना एक तरह से, ये भी इसका नहीं होगा। इट्स कंप्लीट एनालिसिस, इसका कंप्लीट एनालिसिस, या फिर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स आउटकम टू रिलेटिवली अनलिमिटेड पॉपुलेशन। अब देखो यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड पर जाएंगे हम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको मैं समझाना चाह रही हूं पर मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूं। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन को समझा देती हूँ। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ना, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, एक कंट्रोल होता है, एक का दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते सारे आइसोलेट फैक्टर्स होंगे, नहीं होंगे। अब अगर एक सिचुएशन में आपके जो रिजल्ट्स आए हैं, कई बार वो दूसरी सिचुएशंस पर अप्लाई हो जाते हैं, कई बार हमारे सामने कुछ अलग सिचुएशंस भी आ जाती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते ही इसलिए है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर आप उसको जनरलाइज करते हैं कि ठीक है ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, अब इस चीज का जो है अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो दूसरे सिचुएशंस में ये चीजें हो सकती हैं, इस तरह की आगे कोई सिचुएशन आती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट आउटकम ऑफ रिलेटेड अनलिमिटेड
पॉपुलेशन। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसके बाद जितनी भी अदर पॉपुलेशन है उसको आप रिलेट कर देते हो उस एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर, ठीक है। इस तरह के बच्चे यानी कि जो गुस्सैल बच्चे होते हैं उस पर आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब आप उसको कहीं ना कहीं जनरलाइज कर दोगे कि बाकी जो एग्रेसिव बच्चे होते हैं इस तरह के, उनमें भी इस तरह की चीजें हमने देखने को मिलती है, अगर सिचुएशन ये हो या वो वाली चीजें। तो एप्लीकेबिलिटी होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की एजुकेशन में, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इट्स कंप्लीट एनालिसिस, ये बिल्कुल मतलब इसका पूर्ण विश्लेषण हो जाए ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पूछिए तो थोड़ा हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है। और ये बी ऑप्शन तो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या है, इट्स सेंटर ऑफ रेलेवेंट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट होगा The basic foundation of physical, mental and personality development are laid in the period of। तो जो बेसिक फाउंडेशन होती है जब आपका फिजिकल, मेंटल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा बेसिक रूप से होता है ये बताना है। तो एडल्टहुड है, एडोलेसेंस है, इन्फेंसी है। तो बेसिकली जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो बेसिकली होता है आपका चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में आपका अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड दोनों ही आता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होती है, मेंटल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। एडोलेसेंट्स में तो फिर आगे बहुत सारे कंफ्लिक्ट, एंग्जाइटी और ये सब चीजें हो जाती है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। और एडल्टहुड तो बहुत हम आगे बढ़ गए, उससे पहले ही काफी हमारा अच्छा सा डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज वाई एज, है ना, क्यों एज कौन सी है। इसका मतलब है कि उस उम्र, जिस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये कौन सी उम्र होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, प्यूबर्टी और लेट एडोलेसेंस। देखिए अर्ली चाइल्डहुड आपका बेसिकली 2-2.5 साल का लगा लीजिए, 2.5 साल से लेकर 5-6 साल तक का उम्र का बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। लेट चाइल्डहुड इसके बाद शुरू होता है और 11 तक रहता है। 11 के बाद आपका मतलब ये प्यूबर्टी और लेट एडोलेसेंस थोड़ा बाद में होता है, जब आपका आफ्टर 16 आप कह सकते हैं 15 के बाद, और 11 से 15 आपका बेसिकली प्यूबर्टी एज और ये मैच्योरिटी की एज होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। छोटे बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड बच्चे जो होते हैं, 3-4 साल 5 साल का बच्चा जो होता है बहुत क्वेश्चंस पूछता है, लगातार क्वेश्चंस पूछता है, कुछ देखेगा तो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसको कोई शर्म होती है, मतलब इन द सेंस जैसे हम लोग करते हैं ना कि भाई पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, ऐसे बच्चों कहाँ सोचते हैं इतना बच्चे। बस आप उसको कुछ समझ में नहीं आया वो ये पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बेबी क्यों रो रहा है, आपने मम्मी ऐसे क्यों कर दिया, या फिर ये ऐसे क्यों है, पापा ने आपको डांट क्यों लगा दी, आपने पापा को डांट क्यों लगा दी, इस तरह की चीजें जो है वो बहुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखते हैं लेट चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज। तो उत्तर बाल्यावस्था को किसके रूप में भी जाना जाता है, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, स्पॉन्टेनियस एज, एज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट या फिर गैंग एज। तो ये आपको आंसर करना है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए जिज्ञासा की उम्र मैंने अभी बताया, अर्ली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो होती है। सहज उम्र भी ये नहीं होती है, एज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होती है ये, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पर जाएं अगर हम, तो मेंटल डेवलपमेंट आपका अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है, इवन सेंसरी मोटर में भी वो स्टार्ट हो ही जाता है और वहां तक चल रहा है। तो स्पेसिफिकली लेट चाइल्डहुड का सिंबल नहीं है ये, है ना, मतलब मिक्स है वो, तो फिर पूरा चाइल्डहुड उसमें अंदर आ जाता है। तो ये होती है आपकी गैंग एज। जो अर्ली चाइल्ड होती है वो प्री गैंग एज होती है, और ये होती है गैंग एज जहां पर छोटी छोटी टोलियां बच्चों की बन जाती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, खेल कूद के ग्रुप, किसी के साथ हम खाना खाते हैं वैसे वाले ग्रुप। स्कूल में भी आप देखेंगे छोटी छोटी टोलियां बन जाती है और वो खेलते हैं इसमें। तो ये होगी आपकी स्पॉन्टेनियस गैंग एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किससे निर्धारित होता है, ऑलमोस्ट सोली बाय जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, ये वही हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। तो सिर्फ जेनेटिक डेवलपमेंट मेकअप से होता है, नहीं। टर्निंग बाय इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओवर विच द इंडिविजुअल हैज नो कंट्रोल, उन इंडिविजुअल रिसोर्सेज से जिस पर इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही चीज की जब बात होती है तो हम उसको कभी ऑप्शन में लेकर नहीं चलेंगे। बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फोर्स, मतलब विरासत में मिली और पर्यावरण बल के एक परिसर द्वारा, मतलब दोनों का ही परस्पर क्रिया के द्वारा। इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है कि जो आपको विरासत में मिली है, यानी कि जो आपके जीन्स हैं जो आपके ट्रांसफर हुए हैं वन जनरेशन टू अनदर, और आपके जो एनवायरमेंटल फोर्स हैं उन दोनों का। द फैक्टर वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये तो बात सही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, लेकिन पहले इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, फिर हम इंडिविजुअलिटी की बात पर आते हैं। लेकिन एक जनरल पैटर्न तो यही होता है कि आपकी इनहेरिटेड और एनवायरमेंटल फोर्सेज, जो दोनों फोर्सेज होती हैं, उनका एक प्रोडक्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
So guys, this was the video for today. I hope you like it and keep watching the Zorawar classes, and thank you for watching.